पुनः आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। एक मिनट जरा देख लो मेरी रिकॉर्डिंग लगी है नहीं। चलिए, तो पुनः स्वागत आप लोगों का है। कल से हम लोग जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। आज के कुछ उत्तरी में कुछ आपके ज्योग्राफी से प्रश्न है, सौरमंडल से, और कुछ जो है प्रश्न आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास से। तो कल यहीं पे आकर रुक गया था हमारा नेटवर्क, हमारा जो है कि डाटा खत्म हो गया था कल। तो प्रश्न पहला यहाँ पे, कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसमें से कोई ऐसा है जो लिखा है वो गलत है, वहाँ पे मतलब सही नहीं है वो। जैसे उपमा कालिदास से पहली लाइन है यहाँ पे, तो उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। करुण रस के लिए भवभूत प्रसिद्ध है, उत्तरामचरितम। अलंकार के लिए भामह का नाम यहाँ दिया है। वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र का नाम है, और अर्थ गौरव के लिए भारव, अर्थ गौरवम भारव, तो बिल्कुल सही है। और करुणा रस के लिए भवभूत है, ये भी तीनों सही। इसमें दो गलती हो सकती है, वक्रोक्त के लिए या अलंकार के लिए। अलंकार वाला ही है गलत। तो ज्यादा उम्मीद हमें वक्रोक्त लग रहा है, देखते हैं। क्षेमेंद्र है कोई और है? क्षेमेंद्र ही है, गलत में है। तो अलंकार का सही है भामह। इसका जवाब पुनः देख लीजिए। तो इसमें ये गलत केवल है, वक्रोक्त क्षेमेंद्र है, ये गलत है। बाकी सारी चीजें सही यहाँ पे। अलंकार के लिए भामह है, करुण रस के लिए भवभूत हैं, उपमा के लिए कालिदास हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थानाम प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? रमणीय अर्थी काव्य है, ये परिभाषा किसकी है? भारत की है, जगन्नाथ की है, भामह की, विश्वनाथ किसकी है? विश्वनाथ। के लिए जवाब सही होना चाहिए आपका। गलत है, गलत। ये जगन्नाथ की लाइन है। ये पुनः एक बार देख लीजिए। रमणीयार्था मतलब सुंदर अर्थ वाला, प्रतिपादक है, सुंदर देने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीयार्था प्रतिपादक शब्द है काव्यम, मतलब सुंदर अर्थ देने वाला शब्द ही काव्य है। ये जो परिभाषा किसकी है? जगन्नाथ की। अगले पे आ जाइए। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है भैया? भरत मुनि, कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र। भारत। चलिए, गलत हो गया। तो इसमें वामन है, रीत संप्रदाय के वामन। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, अलंकार सिद्धांत के कौन है? अभी देखिए, इसके पहले प्रश्न आया था ये अलंकार वाला। कौन अलंकार? भामह। बी। भामा। भामह सही किया था वहां पे, तो यहाँ पे आपका भामह सही होना चाहिए। भामह सही हो गया। अगला है शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहितो काव्यम, शब्द अर्थ का सही सही मेल ही काव्य है। परिभाषा किसकी है ये? गांधी की है कि रुद्रट की है, भामह की है, आचार्य विश्वनाथ? चलिए, भामह की ही है ये, आचार्य। आचार्य भामह की ही परिभाषा ये है। अब अगला प्रश्न है, दांडी ने क्या नहीं लिखा हुआ है? राजकुमार चरितम, वासव दत्ता, कादम्बरी, सुबंधु। और अंतिम है बी, सी और डी। दंडी की रचना नहीं है। बी, सी और डी। कादम्बरी। कादम्बरी। इसमें देखिए, सुबंधु तो लेखक का नाम है, ये भी नहीं हो सकता। कादम्बरी बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा है। नहीं। आदम। कादम्बरी बाणभट्ट की है, और वासव दत्ता भी इनकी नहीं, दांडी की नहीं है। वासव दत्ता भी रचना जो है इनकी नहीं है। हमें लग रहा है कि दत्ता, चलिए देखते हैं इसका जवाब। हमें लग रहा है ये वाला सही है ये। बी सी डी। एक बार पुनः सही से देख लीजिए इसको, प्रश्न को सही से देख लीजिए। दांडी ने क्या नहीं लिखा हुआ है? दांडी की रचना मात्र 10 कुमार चरितम यहाँ पे केवल है। वासव दत्ता,
कादम्बरी और सुबंधु तीनों इनकी रचनाओं में शामिल नहीं है। नहीं। यहाँ पे बी, डी और सी दांडी रचना नहीं, सी ई वाला ऑप्शन सही करेंगे आप। संस्कृत साहित्य में पद लालित्य के लिए सबसे अधिक कौन प्रसिद्ध है? पद लालित्य कालिदास, माघ। माघ, भारव, दांडी। एक लाइन आती है माघ। कालिदास से, और इस तरह करके अंत में आता है कि पद लालित्य माघम और दांडी तीनों है उसमें। नहीं, माघ के लिए तीनों शायद है। माघ। पद लालित दांडी के लिए माघ के पास तीनों गुण माघ के पास है। अच्छा। एक बार पुनः देख लीजिए आप, लाइन सूक्त तो मुझे नहीं सही से इसमें याद है। उसमें इस तरह से कि मतलब माघ जो है तीनों के लिए फेमस है। दांडी जो पद लालित्य के लिए है, अर्थ गौरव के लिए भारव हैं, और कालिदास से जो है कि अलंकार के लिए है, और जो माघ के अंदर तीनों गुण हैं। इस तरह की एक सूक्त एक है। तो दांडी यहाँ पे क्या है? दांडी यहाँ पे पद लालित्य के लिए फेमस यहाँ पे है, और माघ के पास जो है अर्थ गौरव, पद लालित्य और उपमा, तीनों रचनाएं, जो तीनों विधा माघ के पास यहाँ पे एक इकट्ठा होकर मौजूद है। यहाँ पे कंफर्म हुए? शिशुपाल वध किसकी रचना है? शिशुपाल वध किसने लिखा है? माघ। माघ ने लिखा। बहुत बढ़िया, रचना माघ की है। अगला प्रश्न है उपमा पद लालित्यम अर्थ। देखिए आ गया प्रश्न वही आपका। उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुण इस संस्कृत के कवि में विद्यमान है। माघ। कौन है वो? माघ माघ। यहाँ पे। तो उपमा कालिदास से, अर्थ गौरवम भारवी, और पद लालित्यम दांडे, और तीनों गुण है माघ। तीनों गुण माघ के पास है। ये चीजें आपको परीक्षा में कभी कोई अलग करके पूछ सकता है, इकट्ठा करके पूछ सकता है। दोनों चीजें यहाँ याद रखिएगा। भारव विरचित किराता जूनियम का प्रधान रस है। कौन सा प्रधान रस का है? हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार। करुण रस। मापति माने कहाँ से? हाँ बताइए। वीर रस होगा सर। मैं क्लास ले रहा था, अभी मैं बात करूंगा आपसे एक आधे घंटे बाद। लाइव क्लास ले रहा इसमें हूँ बच्चों का। मैं बात करूंगा आपसे। तो भारव विरचित किराता जूनियम का रस कौन सा है? वीर रस की रचना है। वीर रस होगा। वीर रस की है। इसमें किरात में और अर्जुन में युद्ध होता है। किरात का रूप ग्रहण करके शंकर आते हैं, दोनों लोगों में संघर्ष होता है। इसमें वीर रस ही है। सहसा विधित न क्रियाम, मतलब कोई काम एकाएक देखकर मत कर लीजिए। ये लाइन कहाँ से ली गई है? किस रचना से है? और परीक्षा में कई बार पूछा सीधे सब उठा पूछा है। ये लाइन किराता जूनियम की है, मतलब कोई काम एकाएक मत कर लीजिए। करुण रस के रसराज की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा हुई है? मतलब करुण रस को रसराज की जो संज्ञा मिली है, रसराज तो श्रृंगार रस को ही कहा जाता है, लेकिन करुण रस को किसी व्यक्ति ने जो है रसराज माना है। और उसको प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा हुई है? उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम। किसने लिखा इसको है? ये भवभूत की रचना है। अगला प्रश्न आपके है भवभूत की रचना नहीं है, इसमें से क्या नहीं लिखे हैं वो? महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम। क्या सही करेंगे? मृच्छकटिकम। किसने लिखा इसको है? शायद शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। शूद्रक। एक और रस है करुणा।
करुण है, ये किस कवि का कथन है? सर स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको भी नहीं दिख रहा है कुसुम? दिख रहा है। स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ तो, बाकी दिख रहा है। दो लोग दिख रहा है तो मान लीजिए दिख रहा है। एको रस है, आपने जरा एक बार पुनः जुड़िए, करके एक बार जुड़ जाइए पुनः। एको रस है करुण है, ये किस कवि का कथन है? एकमात्र रस करुण रस है, ये लाइन है भवभूत की ही लाइन है ये। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है, कितने सर्ग इसमें है रघुवंश महाकाव्य में? 19, 30, 28, 18। 19। ये सही है। कौन सुमेलित नहीं है? कालिदास विश्वसंहार बिल्कुल सही है, बाणभट्ट कादंबरी बिल्कुल सही है, भवभूत रामचरितम बिल्कुल सही है, दंडी दशकुमार चरितम सही है, श्रीहर्ष एफ वाला गलत। मूर्ति चरितम, और यफ वाला है माघ मेघदूतम। यही माघ गलत। मेघदूतम रचना किसकी है? कालिदास। कालिदास बिल्कुल सही है। तो आपका डी ई एफ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सब सही है। नाट्य शास्त्र के बारे में सही नहीं है, इसमें लिखा है, इसमें सही नहीं है। 6000 श्लोक हैं, 36 अध्याय हैं, खष्ट शास्त्री संहिता कही जाती है, पंचम वेद भी कहा जाता है इसको है। इसके लेखक अभिनव गुप्त हैं। क्या सही करेंगे इसमें? सी वाला। कोई एक गलत इसमें एक है। ये अभिनव गुप्ता सर नहीं है इसके लेखक। इसके लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र के भरत मुनि। अरे वो भरत मुनि भरत मुनि है, तो इसमें यही गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, बाकी सारी चीजें सही है। पंचम वेद भी इसी कहा जाता है नाट्यशास्त्र को। खट शास्त्रीय संहिता मैंने 6000 श्लोक इसमें है, 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हिंदी में लिखा है, यहाँ संस्कृत में वो चीज लिखी हुई है, तो इसका ई वाला ऑप्शन सही कर देंगे आप। अब थोड़ा सा कक्षा 3 से लिया गया ये है, अश्व किम करोति। कक्षा 3 का है, बताना आप लोगों को, सही करना है इसको। धावती, धावतः, धावंत, स्थिर है, क्या सही करेंगे इसको? धावत। कौन बोला ABCD, कौन सही करेंगे? पहला। वही धावत रहेगा, यही रहेगा सर। बिल्कुल, क्योंकि एक है इसे धावत रहेगा, अगर 2 होता तो यहाँ धावता हो जाता, तो अगर 3 घोड़े होते तो यहाँ पे धावंती हो जाता है। पहला वाला ही सही करेंगे यहाँ पे। चलिए, ये भी लाइन जो है 3 से है। एते के अस्त है, ये कौन है, ये क्या है? तो जो दिख रहा है 2 चीजें आपको, ये क्या चीज है? ये पत्रम है, नाड़के है, युतके है, फले है, इसमें से क्या सही करेंगे आप? ये सर नए किताब से है कहा? हाँ, किताब जो इसमें है उसी में से है ये। सी वाला। सारे नई किताब से। क्या सही करेंगे? सी। सी वाला सही, बिल्कुल जवाब सही आपका। युद्ध के माने सिक्का होता है, सी ऑप्शन सही यहाँ पे है, युद्ध के माने सिक्का होता है। लेकिन यहाँ गलत कर दिया। नहीं, फिलहाल गलत भले है, लेकिन युद्ध के माने ही सिक्का होता है। गलती हमको गलती वहाँ पे टाइप करने में हुआ है, मार्किंग गलती हुई, युद्ध के माने सिक्का होता है। नहीं भाई, युद्ध के माने कमीज होता है। युद्ध में रुकिए तो बाइक जान लीजिए। सही है आपका ऑप्शन, यहाँ सही है, युद्ध के माने कमीज होता है, नाड़के माने सिक्का होता है। कक्षा 3 में है ये, ऑप्शन में दिया हुआ, अगर देखेंगे तो मिलेगा आपको ये। वहाँ सिक्का का नाड़के दिया है और कमीज का युतके दिया हुआ है, तो यहाँ पे नाड़के ही कल सही है। देखेंगे सर। अगला आ जाइए, अहम पाठम। अब यहाँ पे सही करना, क्या क्रिया लगाएंगे आप?
पठामि करोसि पठामि क्रीडाम, क्या सही करेंगे? देखना आप लोग कितना कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मिलाइए अपने को। पठान। पहला वाला, ये वाला हाँ पहले वाला हाँ। सही होगा मास्टर, एक के वचन में ही है, पहला वचन में। देखिए बिल्कुल सही है, अहम एक वचन है, क्रिया नहीं पठामि, और ये उत्तम पुरुष है ये, जो पठामि पठाओ पठाम है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए पुनः प्रश्न आपका आ गया, थोड़ा सा गलत हो गया है, अव्यय की जगह पर अत्ययम हो गया है, लिखने में गलती हुई है। अव्ययम नास्ति, अव्यय नहीं है। एकदा सदा कदा संप्रति कुत्र पठति, क्या सही करेंगे? पठति। पठत सर। पठत क्या चीज है? क्या? पठात क्रिया है ना, क्रिया में आता है वो। चलिए इसमें देखिए, आप जहाँ दिमाग में रखना आपको है, अंतिम के जो चार होते हैं शब्द के रूप होते हैं, उनको अव्यय कहा जाता है। इसमें चाहे आपका देखिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, चार आपके जो है अव्यय नहीं है, अभिकारी विकारी शब्द चार होते हैं। इसके बाद वाले चार संयोजक और क्रिया विशेषण और क्या बोलते हैं संबंध और विस्मयादि बोधक, चार आपके अव्यय होते हैं। इसमें आपका जो ये शब्द एकदा माने कभी होता है, एकदा माने एक बार, सदा माने हमेशा, कदा माने कभी, संप्रति माने होता है प्रत्येक दिन हमेशा, पुत्र माने कहाँ होता है, पठत माने क्रिया ये है। ये आपका क्रिया पठत जो है आपका अव्यय नहीं है, बाकी सारे चीज आपके हैं अव्यय। ये भी 3-4 में से है लाइन, ये 5 के है ये। यातायात संकेत प्रदर्शित, स्टाफ लिखा जो है किसका प्रतीक है ये, इसी में कौन सा रंग लगता है? रक्त पीत स्वेच्छा में। रक्त, रक्ता मतलब थोड़ा सा लाल। गलत हो गया है, ये लिखने में गलती हुई है, थोड़ा सा सही नहीं बन पाया है। फिलहाल यहाँ पे पहला आपको यह पीला बी नहीं, वाला लाल। होगा सर ना, स्टाफ यहाँ पे है लाल रुकने के के लिए, लिए। रुकने के ये लिए है आपके सर। देखिए साफ साफ लाल लिखा, ये रखते लिखा हुआ है, तो रुकने के लिए लाल रंग का ही जलता वहाँ पे है। रक्ता। अगर नहीं आपको नहीं यातायात रुकना है तो लाल रंग ही जलता है, तो ये वाला ही सही होगा, कोई दुविधा इसमें नहीं है। नहीं, रुकने के लिए तो लाल ही रहे। उज्ज्वल में संधि है, उज्ज्वल शब्द में संधि कौन सी होती है? देखिए उज्ज्वल लिखने में गलती हुई है, दोनों जा आधा होते हैं। परीक्षा में कभी प्रश्न आता है, अगर उज्ज्वल में दोनों जा क्या रहते हैं? आधा। दोनों जा आधा होते हैं, यहाँ दोनों एक जा पूरा लिखा हुआ है, तो गलत है ये। लेकिन फिलहाल अब जानना आपको, उज्ज्वल में संधि विसंधि करना, कौन संधि होगी उज्ज्वल में? विसर्ग स्वर व्यंजन वृद्धि, व्यंजन होगा सर, उत्जन जल होगा। उत्तम जल। चलिए ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है। कौन भैया सिवान में हुआ? चलिए अरे ये सी हमारे घर के बगल में है सर। अच्छा, ये स्वर्ग शब्द है, घर के बगल झाल है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग। स्वर्ग शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग किसमें है? पुलिंग होगा सर। जरा इसका प्रयोग करिए कर्ता के रूप में। स्वर्ग जाते हैं तो पुलिंगे होगा सर, स्वर्ग होता है होती नहीं है। चलिए ठीक है, आपका ऑप्शन सही है। इसका कर्ता बना के प्रयोग करिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाँ राम स्वर्ग, हाँ राम अरहर, स्वर्ग जाता है, सही। बाजरा, नहीं नहीं, राम को कर्ता हो गया, तो कहाँ कहाँ स्वर्ग का मतलब, कहाँ स्वर्ग कर्ता बनना चाहिए, तब उत्तर सही से मिलेगा आपको। आपका कर्ता जो है स्वर्ग बनाइए,
स्वर्ग के अनुसार क्रिया में ताते लगेगा, तब जानिएगा उसका उत्तर सही दे पाएंगे आप। हाँ सही सही कह रहे हैं सर। अगला बताना आपको है, शब्द स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, बाजरा, उड़द, क्या सही करेंगे? अरहर। चलिए, जवाब सही आपका अरहर है। बाकी तीनों चीज आपके जो है पुल्लिंग है। अब प्रश्न आपके आ गए हैं 10-20 प्रश्न आपके अब जो है सोलर सिस्टम से है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? शुक्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका, क्या सही करेंगे? निहारिका। धूमकेतु। धूमकेतु। यार इसका जवाब का निहारिका आपका है। निहारिका आकाशगंगा है। और धूमकेतु जो होते हैं आपके हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये बीच में आपके मिलेंगे, सौरमंडल में शामिल हैं। ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये वाली कंडीशन जो है, ये आपके धूमकेतु यही आपके हैं बीच वाले। क्षुद्र ग्रह जो आपके यही गिरते पड़ते रहते हैं, यही है बराबर। अगला प्रश्न देखिए आपका है, सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र है, कि पृथ्वी हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? नहीं नहीं, सूर्य है, कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मतलब सूरज बीच में है, पृथ्वी उसका राउंड मारती है। सर्वप्रथम किसने बताया ये? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, आर्यभट्ट। गैलीलियो। कौन सही? गैलीलियो तो आपके क्या नाम है, उसकी खोज करता है। तो कॉपरनिकस। सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने सिद्धांत दिया था ये। और उस पर कई बार चर्चा मैंने किया, इसी पर इसको जलाया गया था, इसको सीधे आग लगा दिया गया था इसके शरीर पर। पोप ने जो है, धर्मगुरु जो पोप होता है ईसाइयों का। अच्छा, तो पोप को रहने का स्थान कहाँ है? पोप का आवास कहाँ पे है? पोप कहाँ रहते वेटिकन हैं? सिटी। वेटिकन सिटी। कहाँ पड़ता है वेटिकन सिटी? कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है? पहली बात तो यूरोप में है। यूरोप में एक देश है इटली। इटली। इटली के मध्य में ही वेटिकन सिटी आपका विश्व का सबसे छोटा देश है, जहाँ मात्र पुरुष रहते हैं। पोप और उसके अनुयायी वहाँ निवास करते हैं। तो कई चीजें यहाँ से बनता आपका है। तो आपका जवाब यहाँ से हो जाएगा, कोपरनिकस हो जाएगा। पूरा नाम इसका निकोलस कोपरनिकस नाम इसका है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 7, 9, 12, 21, 8, क्या सही करेंगे? 8। 8 है। इसके पहले 9 थे। 9 से 8 कब हुए हैं, किस डेट में, किस वर्ष हुए हैं? 9 से 8 कब हुए हैं? दो 2006 में। अच्छा। 2006 का डेट कई परीक्षा में पूछा भी है कि ICU करके एक संस्था थी, उसी ने 2006 में सबसे अंतिम ग्रह आपका यम जो है, प्लूटो इसको बोलते थे, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल करके उसको क्षुद्र ग्रहों में शामिल कर दिया गया। और 2006 के बाद जो है संख्या बची कितनी की? 8 बच जाती है। तो इनकी संख्या इसमें 8 है। कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है? देखिए दो चीज आ गई यहाँ पे। आपको इंग्लिश में नाम भी याद रखना है। यूरेनस माने होता क्या है? किस ग्रह को यूरेनस कहते हैं? लेकिन दो ग्रह देकर आपने थोड़ा सा समस्या कम कर दिया है। तो मंगल के बाद दो ग्रहों का नाम याद कर लीजिए। आपको सूत्र याद है? बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए। उसके बाद देखिए मंगल के बाद कौन से दो ग्रह आते हैं? बस पृथ्वी की मंगल कामना। हाँ, भूल गया लग रहा, पूरा सूत्र भूल गया है। नहीं, मंगल के वो बाद याद, ये नहीं समझ में आ रहा हमको।
मंगल और यूरेनस के बीच के करा दो ग्रह इसमें है, तो मंगल के बाद दो ग्रह बताइए क्रम से। बृहस्पति। बृहस्पति। बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों अरुण अरुण और वरुण वरुण को इनको भेज दिया, तो मंगल के बाद किसका किसका नाम आ रहा है? बृहस्पति सन तो बृहस्पति शनि कहाँ पर है? ऑप्शन सी में सी। सही हो जाएगा ये। तो यूरेनस मतलब कौन सा ग्रह हो गया? यूरेनस मतलब क्या हो गया? अरुण वरुण। देखिए शनि के बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि के बाद अरुण आता है, अरुण को यूरेनस कहा जाता है। तो पूछा वही है कि मंगल और अरुण के बीच में कौन से दो ग्रह हैं। तो अगर सूत्र आपको अगर याद है तो वहां से गलती नहीं करेंगे, अब क्रम आपको लगातार याद हो रहेगा, वो वहां पीछा के कर लेंगे आप वहां से। अगला बताइए, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य है कौन है? मंगल बुध है, मंगल शुक्र है, बुध एवं शुक्र है, बृहस्पति एवं शनि, कौन है? मंगल शुक्र। बहुत बढ़िया। पृथ्वी और सूर्य के बीच में मंगल शुक्र है। सर बुध है। बुध बुध और शुक्र है। हाँ। ये देखिए यहाँ पे, देखिए सूर्य यहाँ पे है, अब बताइए पृथ्वी देखो यहाँ पे, इसके बीच में कौन से दो ग्रह हैं? बुध शुक्र। सूत्र नहीं याद है? दिमाग से बिल्कुल निकल गया क्या? सूत्र यही है, नहीं। बस। बस माने बुध, बा माने बुध, सा माने शुक्र, उसका पृथ्वी का नंबर है। बस पृथ्वी की मंगल कामना के लिए, उसके बाद देखो मार्स आता है आपका, मंगल। बृहस्पति ने शनि के दोनों चेलों, शनि आ गया, दोनों चेलों अरुण अरुण और वरुण। वरुण, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। वरुण को यमलोक माने प्लूटो, यमलोक भेज दिया। ये क्रम से बिल्कुल है इसमें। अगर पूछ रहा है कि सूरज के पृथ्वी के बीच में कौन दो ग्रह है, तो आपको दो ग्रह है, बुध शुक्र बताना आपको है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपको बुध और शुक्र है। अगला प्रश्न है, कौन सम्मिलित सुमेलित नहीं है? बताना इसमें से कौन सा गलत इसमें है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है, सौर मंडल से सूर्य के दूसरे स्थान पर शुक्र है, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। कौन सही करेंगे? बी वाला। बी वाला। कौन, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि सबसे बड़ा है। बृहस्पति। 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 सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति है। आकार के अनुसार घटते क्रम में तीसरे क्रम पर है, आकार में, साइज में तीसरे नंबर पर कौन आएगा? बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। पृथ्वी। देखिए इसका भी एक क्रम है, पहले प्रश्न यहाँ ले आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। देखिए पार्थिव ग्रह और बृहस्पति तुल्य ग्रह। बृहस्पति वाले ग्रह से आपको सीधे जब घटते क्रम की बात करेगा तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, पुनः आपका शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद तब इन दोनों इस ग्रह को छोड़ दीजिए, उसके बाद पुनः लौट के आपको पृथ्वी पे आना है। इसके बाद यहाँ से दो ग्रह पकड़ना आपको है, शुक्र और इसके बाद देखिए पृथ्वी, मंगल और शुक्र, और अंत में आपको बुध, और अंत में उसके बाद आपका जो है क्या नाम है यहाँ पे, अरुण। नहीं, अरुण के बाद बुध सबसे छोटा है। तो इस क्रम में आपको चलना, आपको मतलब पहले आपको जो है कि बृहस्पति, शनि, अरुण, तीसरे नंबर पे आपका अरुण आता है, चौथे नंबर पे पृथ्वी आपकी आती है, पांचवें नंबर पे आपका शुक्र आता है, छठवें नंबर पे आपका मंगल, सातवें पे बुध और आठवें पे आपका क्या नाम है इसका, वरुण। इस क्रम में चलता है।
ये अरुण चीज आपको, ये चीज क्रम आपको याद करना। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा? अरुण अरुण आएगा। तो अरुण कहाँ यहाँ पे? वरुण लिखा हुआ है। सबसे छोटा है। उत्पत्ति हुई है, अरुण यहाँ पे है, अरुण जगह वरुण लिखा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके है, सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिलहाल हमने एक अलग से यहाँ पे चित्र लगा दिया है। एक मंदिर है आपके वहाँ का, क्या बोलते हैं, उड़ीसा का, जिसको सूर्य मंदिर कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है ये। फिलहाल प्रश्न ये नहीं था, लेकिन लगा दिया हमने कहा चलिए काम आएगा ये, तो कुछ प्रश्न का जवाब ही देगा ये। तो प्रश्न है आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है? आयतन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। क्या सही करेंगे? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा। सूरज में जो सूरज आपका सन जो आपका है, उसमें उसका किस किस तत्वों से बना हुआ मुख्य रूप से है? किससे बना हुआ है? कौन कौन से गैसें मुख्य रूप से है वहां पे? नहीं, हीलियम। तो बताए कौन कौन से गैसें सूरज में है मुख्य रूप से? 97% वहां पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन। हाँ, 23% के अगल बगल वहां पे हीलियम है, और 75% के अगल बगल, 77 के अगल बगल आपका वहां पे हाइड्रोजन है, और बाकी 2-3% के अगल बगल आपकी अन्य गैसें वहां पे हैं। और मैंने चर्चा पहले किया हुआ है कि परमाणु बम की जो प्रक्रिया ऊर्जा देने की होती है, तो क्या होती है? नाभिकीय संलयन की है। और परमाणु बम में मुख्य रूप से हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो नाभिकीय संलयन वाला काम जिस तरह से परमाणु बम में होता है, उसी तरह से नाभिकीय संलयन जो है सूरज में भी होता है। और जिस तरह से परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का इस्तेमाल होता है, और परमाणु भट्टी में भी वही काम होता है, नाभिकीय विखंडन वाला काम होता है। लेकिन परमाणु और हाइड्रोजन बम में तो अंतर थोड़ा सा यही है, हाइड्रोजन बम में संलयन होता है और परमाणु बम में विखंडन होता है, चेन रिएक्शन होता है वहां पे। अगले प्रश्न पे आ जाइए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? प्रतिपदा को, पूर्णिमा को, किसी दिन, चतुर्थांश, चंद्रमा के दिन। क्या सही करेंगे? पूर्णिमा। यहाँ पे प्रतिपदा सही किया हुआ है, और 1 डे मून करके लिखा है। वही लगता है सूर्य ग्रहण। प्रतिपदा, सूर्य ग्रहण जो अमावस्या होता है उसी दिन लगता है। हाँ, तो पूर्णिमा तो अमावस्या उस दिन के दिन रहेगा नहीं, नहीं, अमावस्या को वही पूर्णिमा रहेगा प्रतिपदा नहीं। का है। तो यहाँ पे 1 डे मून करके लिखा हुआ है, 1 डे मून करके लिखा, प्रतिपदा सही किया यहाँ पे। हाँ सर, मतलब वही है, अलग से अमावस्या को प्रतिपदा कह रहा है। हाँ, तो अलग से कुछ नाम इसका है, तो प्रतिपदा सही किया यहाँ पे। हाँ वही है, अमावस्या ही। पृथ्वी सूरज के निकटतम दूरी कब होती है? मतलब सबसे नजदीक पृथ्वी सूरज की कब होती है? 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च, 21 सितंबर। क्या सही करेंगे? 3 जनवरी। 3 जनवरी को। चलिए सही है। 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर कब होता है? अपसौर 4 जुलाई। और उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को। अपसौर का मतलब होता है कि दूरी, सबसे अधिक दूरी जब होती है, और उपसौर मतलब सबसे नजदीकी जब होती है। यहाँ देखिए 22 मार्च लिखा हुआ है, और 28 सितंबर लिखा हुआ है। चलिए कोई मतलब नहीं इनका है, आगे बढ़ते हम लोग हैं। अगला प्रश्न आपका है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबको पता होना चाहिए। शुक्र। शुक्र। क्यों गर्म है ये? गर्म का कारण क्या है इसके? CO2। CO2 कितने % CO2 यहाँ पे है? 97%, 97% CO2 यहाँ भरी हुई है। धरती पर 0.03 पॉइंट है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देती है, गर्माहट बढ़ा देती है यहाँ पे, और वहाँ 97% है।
वहाँ का तापमान जो है प्रेशर कुकर सदृश ग्रह कहा जाता है उसको, है शुक्र को, क्योंकि इतना अधिक जो ऊपर से प्रेशर जो है इनका CO2 का रहता है कि वहाँ पर हमेशा तापमान 125 सेंटीग्रेड तापमान हमेशा बना रहता है। 125 सेंटीग्रेड तापमान शुक्र का हमेशा बना रहता है, मतलब हमेशा उबलते रहेंगे आप वहाँ पहुँच गए अगर तो। इवनिंग स्टार या भोर का तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। शुक्र को। शुक्र को। शुक्र को। शुक्र सुकवा उगल भैल बयान, काटी खोला है जजमान। तो इवनिंग स्टार मतलब, और भोर का तारा शाम सुबह दोनों टाइम निकलता है ये, तो इसलिए शुक्र को जो है इवनिंग स्टार या भोर का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, कौन कहा जाता है भाई? जुड़वा बहन पृथ्वी कौन है? शुक्र। चलिए सही है। पृथ्वी का व्यास है, कितना व्यास है? 800 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, कोई नहीं। क्या सही करेंगे? कितना व्यास है पृथ्वी का? 12। सी वाला। जवाब सही आपका है, सी वाला ही सही है। पृथ्वी की भूप्रकृति की बहुतायत में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व कौन कौन से? मतलब सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व भूप्रकृति में मिलता है क्रस्ट में इसके? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। क्या सही करेंगे? एल्युमिनियम। 8% है एल्युमिनियम। 45 है, 46। 8% है। अच्छा, ऑक्सीजन है। तत्व की बात है यहाँ पे, धातु की बात नहीं है। धातु की बात होती तो एल्युमिनियम आपका होता। यहाँ बात तत्व की है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ ऑक्सीजन सही हो जाएगा। और एक चीज पुनः की यहाँ गौर करिए, एल्युमिनियम पहला वाला जो नामकरण हुआ है धरती की भू प्रॉपर्टी का, उसको हम सियाल बोलते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम तो हल्की धातु में सबसे ऊपरी भाग जो धरती का है, वहाँ पे हल्की धातु सबसे अधिक है, और सियाल माने सिलिका और एल्युमिनियम। तो क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में कोई धातु उपलब्ध है, कौन सी है वो? एल्युमिनियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, लोकधक। क्या सही करेंगे आप? ध्रुव तारा सर, ए। और कोई बताए? और कोई बोल दे, सबसे नजदीक कौन पृथ्वी के है, कौन सा तारा? देखिए अरे भाई, सबसे नजदीक सूर्य तो है पृथ्वी के। हाँ सही सही कह रहे हैं सर, सूर्य का ध्यान नहीं गया। हाँ है। सूर्य तारा नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे सूरज के सबसे नजदीक तारा, दूसरे नंबर तारा आपका अल्फा सेंचुरी है। नहीं, अल्फा नहीं, प्राक्सिमा सेंचुरी नाम, गलत हो गया मैं यहाँ पे। सूरज के सबसे नजदीक का तारा जो है प्राक्सिमा सेंचुरी है। तो दो तरह के परीक्षा में प्रश्न आता, कभी दुविधा में ऐसे डालेगा प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आपको लगेगा कुछ और इसका उत्तर है, तो इसका जवाब तो सूर्य हो जाएगा। पुनः सूरज के सबसे नजदीक का तारा आपका प्राक्सिमा सेंचुरी है, ध्रुव तारा यहाँ पे नहीं है जवाब इसका। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। 22 मार्च। नहीं, 22 मार्च नहीं होगा ये, 22 शायद अप्रैल 22 अप्रैल। 22 अप्रैल है ये। ये जल दिवस कब है? हाँ, 22 मार्च है जल दिवस, विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल को क्या है? 7 अप्रैल को भी कोई दिवस है? 7 अप्रैल को गौदैया दिवस है। चलिए कोई दिवस होगा 7 अप्रैल को। फिलहाल अगला गौदैया प्रश्न पे आ दिवस जाइए। है। कौन सा?
गौरैया दिवस अप्रैल में ही पड़ता है, कब है विश्व गौरैया दिवस? हाँ हाँ, अभी याद नहीं, 22 डेट को कोई वो भी है, 21-22 में कोई डेट है उसका गोरैया वाला। 22 शायद 22 अप्रैल। 22 अप्रैल नहीं, लेगा। इस 7-8 में 22 नहीं है, 22 अप्रैल नहीं है, मार्च में शायद कोई डेट उसका है। 7-8 है। क्या गौरैया गौरैया दिवस, दिवस। गौरैया दिवस। गौरैया 20 है, 20 मार्च है सर। 20 मार्च, वो भी तरह मार्च में कोई डेट उसका है। 20 मार्च। चलिए अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे और भारी ग्रह कौन सा है? 22 मार्च है। तीनों जो है 20, 21, 22, ये जो है सर 20 गौरैया है, 21 बना है, जल दिवस है। 22 मार्च जल दिवस है ना, और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो, शनि। बृहस्पति। प्लूटो। सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति आपका है। सौर परिवार के किस ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक चंद्रमा अथवा उपग्रह हैं? सबसे अधिक जो है कि चंद्रमा या उपग्रह किस ग्रह में सूरज हैं सौर परिवार के? शनि। शनि। शनि है, लगभग 89 नाम मिलता है, कहीं 23 मिलता है, कहीं 89 मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत है, किताबों में जैसे पढ़ेंगे तब जगह मिलेगा। कहीं बृहस्पति का नाम लेता है, कहीं पर शनि का नाम लेता है। लेकिन एक चीज जो आपकी परीक्षा वाली किताब जो मिलेगी आपकी, जिसमें आपको कॉम्पिटिशन वाली किताब मिलती है, वहाँ शनि को सही करता है, तो आपको शनि को ही सही करना है यहाँ पे है। और यहाँ पे कहीं कहीं 89 तक दिया हुआ है। अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे अब है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का? टाइटन शनि का। सभी लोग सही हैं? चलिए शनि का ही है। तो आज की क्लास बड़ी आराम से हुई, जल्दी कोई समस्या नहीं आई। तो क्लास अब बंद करें यहीं पे, 45 मिनट ही हुआ। चलिए क्लास को ही समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलेंगे हम लोग। कल तो वैसे भाग दौड़ में बारिश नहीं रहेंगे। हाँ बताइए। सर कह रहे हैं बारिश नहीं होगा। बारिश आज हुई हमारे यहाँ, एकाएक बरसात आई है, आंधी तूफान के साथ बरस के चला गया। अच्छा यही भाई, तो आपके यहाँ बहुत अच्छा